हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को अनलॉक करना है, ठीक है, कर रहे हैं आप लोग थोड़ा बहुत अनलॉक केमिस्ट्री को। समझ में आ रही है केमिस्ट्री? आप नए नए आए अभी 11th क्लास में, थोड़ा सा मुश्किल लगती है केमिस्ट्री स्टार्टिंग में, पर याद रखना अगर मैं फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री को कंपेयर करूं तो इन तीनों में इजीएस्ट केमिस्ट्री होती है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। अभी हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है? अभी हमने लास्ट वीडियो में क्वांटम नंबर्स किए हैं, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स किए हैं। क्वांटम नंबर्स में हमने एक शेल के अंदर कितने सबशेल्स और ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमने निकाल लिए हैं। अब उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे, तो उनकी फिलिंग के लिए, मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर फिलिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स यू नीड टू नो सर्टेन लॉज, ठीक है, सर्टेन रूल्स, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड द रूल्स फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स, ठीक है। पर इससे पहले कि मैं रूल्स में आऊं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन एटम की बात कर लेते हैं। देखो, हाइड्रोजन एटम के लिए कोई भी रूल नहीं लगता। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी की बात करूं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन ऑर्बिटल्स, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ओनली पहला रूल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड। क्या बोला? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है सिर्फ वो ही डिटरमाइन करेगा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एंड ठीक है, सेम वैल्यू, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से नोट करते हैं। सेम वैल्यू ऑफ एन, सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ये रूल है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए आपने पढ़ा था एनर्जी जो होती है -13.6 n स्क्वायर, सिर्फ कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे ये K शेल है, n = 1, तो इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1s। L शेल के अंदर n = 2, तो यहाँ पे 2s होगा और 2p होगा। अब सेकेंड शेल की एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट शेल से, यानी कि एनर्जी ऑफ 2s is greater than 1s. Similarly, energy of 3s is greater than 2s. Energy of 4s is greater than 3s, 3s, 2s and 1s. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, ये दिख ही रहा। n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिटल की एनर्जी भी बढ़ेगी। ये है 3s, n = 3, 3s, 3p, 3d। ये नीट में भी आया हुआ बेटा क्वेश्चन इसका, 4s, 4p, 4d, 4n। तो अगर मैं इनके बीच में एनर्जी करूं तो मैं बोलूंगा बराबर एनर्जी। ये एनर्जी है ऊपर की तरफ, इन सब की एनर्जी बराबर है, इसकी एनर्जी बराबर, इसकी एनर्जी बराबर, इसकी एनर्जी बराबर, ठीक है। इन दोनों की एनर्जी बराबर, इन तीनों की एनर्जी बराबर, इन दोनों की एनर्जी बराबर, ठीक है। पर इसकी एनर्जी इससे ज्यादा, इसकी एनर्जी इससे ज्यादा। मतलब जैसे शेल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती जाएगी, पर एक ही शेल में जितने भी सबशेल्स या ऑर्बिटल्स होंगे उन सबकी एनर्जी बराबर रहेगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट चीज क्लियर होगी होगी। तो पूछता है, नीट का क्वेश्चन आया हुआ, बोलेगा हाइड्रोजन एटम में बता किसकी एनर्जी ज्यादा? 3p की ज्यादा 3s से। आप बोलोगे नहीं, स्टेटमेंट रॉन्ग है, 3s और 3p की एनर्जी बराबर, 4s और 4d की एनर्जी बराबर। यस, हाइड्रोजन एटम के लिए सही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम के लिए नहीं है सही, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के लिए शेल नंबर सेम तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेम, शेल नंबर सेम, सेम वैल्यू ऑफ n, सेम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। दिस इज द रूल फॉर हाइड्रोजन एटम। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नाउ फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स पे आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात हमने कर ली, ठीक है बच्चों। अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम पे आते हैं, और मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे कुछ रूल पढ़ना पड़ेगा। पहला मेरे पास रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ठीक है।
ऑफबाउ जो वर्ड है ये एक जर्मन वर्ड है, इसका नाम है बिल्डिंग अप। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। तो हम क्या कर रहे हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल में, हम क्या कर रहे हैं, वी आर बिल्डिंग अप अ सीक्वेंस। हम एक सीक्वेंस बिल्ड करेंगे कि डिफरेंट शेल्स के अंदर जो सबशेल्स आते हैं उसके अंदर हम एनर्जी कैसे फिल करें। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं मुझे बोला जाए डिफाइन करो, तो हम डिफाइन कैसे करेंगे कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम electron should be filled in the increasing order of their energies. ठीक है, ठीक है, फॉलोइंग सीक्वेंस मस्ट बी यूज्ड। अब हम बस हमें सीक्वेंस आना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं 1s है, उसके बाद सेकंड शेल में 2s और 2p होते हैं, थर्ड शेल में 3s होगा, 3p होगा, 3d भी होगा, ये तो पढ़ लिया ना आपने। फोर्थ शेल में 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा, 4f भी होगा, ऐसे 5s, 5p, 5d, 5f होगा, ऐसे 6s होगा, 6p होगा, 7s होगा, ठीक है, 7p होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6d होगा, यहाँ पे 7p होगा, यहाँ पे 8s होगा। बस इतना बताना है आपको, दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6s। चलो दोबारा से मैं आता हूँ, 1s है, 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 3d है, फिर 4s है, फिर 4p है, फिर 4d है, फिर 4f है, फिर 5s है, फिर 5p है, फिर 5d है, फिर 5f है, फिर 6s है, फिर 6p है, फिर 6d है, फिर 7s है, फिर 7p है, फिर 8s है। बस इतना बना है। अब देखो फिर कैसे होगा, ये ऐसे ऊपर से लेके नीचे आना है, 1s के बाद 2s, ऊपर से लेके नीचे आना है, फिर 2p, फिर 3s, 2p के बाद 3s, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d, 4p के बाद 5s, फिर ऊपर से आओ, ऊपर से वापस ऊपर से 4d के बाद 5p के जिस डायरेक्शन में कट होगा उसी सीक्वेंस में फिल करना है। तो 4f के बाद 5d, फिर 6p, फिर 7s, फिर 5f के बाद 6d। तो क्या आएगा, सीक्वेंस क्या आएगा, 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d आएगा, 3p के बाद 4s आएगा, 4s के बाद 3d आएगा, फिर 4p आएगा, फिर 5s आएगा, ठीक है, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा, फिर 6s आएगा, फिर 4f आएगा, फिर 5d आएगा, फिर 6p आएगा, फिर 7s आएगा, एंड सो ऑन। तो दिस इज अ सीक्वेंस, ऐसे भरोगे आप इलेक्ट्रॉन्स को, इस सीक्वेंस में भरोगे। तो ये सीक्वेंस है जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। अब सपोज आप इस सीक्वेंस को बनाना भूल गए, सपोज लेट इट बी, तो इसके लिए मेरे पास एक और चीज है, बोर्सबरी n+l रूल। ठीक है, इसके दो रूल है। पहला रूल, ये समझ में आपको प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो क्या है रूल, लोअर द वैल्यू ऑफ n+l फॉर एन ऑर्बिटल, lower is its energy। अगर आपको कंफ्यूजन है कि 3s और 3d में किसकी एनर्जी कम है, तो आप उन दोनों का n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम निकाल लीजिए। जिनकी सम की वैल्यू कम आएगी उसकी एनर्जी कम होगी और वो पहले फिल होगा। ठीक, पर बी पार्ट, इफ टू सबशंस, अगर दो सबशंस की हैव सेम वैल्यू of n+l, then the subshell having lower value of n will have lower energy।
अब सपोज अगर दो सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो वो सबशेल जिसकी n की वैल्यू कम होगी, क्या बोला, वो सबशेल जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और वो पहले फेल होगा। अब इसको समझाने के लिए, ये समझ में आ चुका, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं बोर्ड्स पर n प्लस एल को समझाने के लिए। प्लीज बोर्ड पे कंसंट्रेट करें। ये देखिए, सपोज मैंने बोला 3p एंड 4p, ठीक है। n की वैल्यू ये होती है, सबको पता है, n इज इक्वल टू 3। p सबशेल के लिए देखो l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है और सबशेल होता है s p d f, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो p सबशेल के लिए जो l की वैल्यू है वो कितनी होगी, p सबशेल के लिए 1 होगी, तो यहाँ पे n प्लस l की वैल्यू 4 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी और p सबशेल के लिए l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो n प्लस l की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो अब इसकी n प्लस l की वैल्यू कम है तो हम बोलेंगे 3p की लोअर एनर्जी है। क्या है बच्चों, लोअर एनर्जी है और ये पहले फेल होगा एज कंपेयर टू 4p। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दूसरा अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोला 3d एंड 4p, ठीक है, चेक करते हैं इनकी n प्लस वैल्यू। n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू d सबशेल के लिए क्या होती है, 2 होती है। तो अगर मैं n प्लस l कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू 5 आएगी। यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी और p सबशेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो n प्लस l की वैल्यू दोनों की 5 आ गई, ठीक है। तो अब मैंने बोला रूल नंबर सेकंड यहाँ पे लगेगा कि अगर n प्लस l की वैल्यू दोनों की बराबर आ रही है तो सिर्फ आप n की वैल्यू देखिए, किसकी वैल्यू देखिए, n प्लस l में सिर्फ n की, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और वो पहले फेल होगा। तो अगर मैं इन दोनों में बोलूं किसकी एनर्जी कम है तो हम बोलेंगे 3d की लोअर एनर्जी है एज कंपेयर टू 4p। तो मेरे ख्याल से आपको ऑफ प्रिंसिपल और बोर्ड्सबरीज n प्लस l रूल समझ में आ गया होगा। आगे चले, ठीक है। अब हमारे पास आता है दूसरा, उसको हम बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, PAULI, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने क्या बोला, पॉली ने बोला कि पहले मैं लिख देता हूं, नो टू electrons in an atom can have the same value of all 4 quantum numbers. ठीक है, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की एक वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। 3 quantum numbers can have the same value, but 4th quantum number will always be different. उसने बोला कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, अब वो दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के भी हो सकते हैं और अलग अलग ऑर्बिटल्स के भी हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला वो इलेक्ट्रॉन 4s के दो, जैसे मैंने बोला 2s के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक का स्पिन ऊपर, ऐसे 2s में एक ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो अब हमने बोला कि इसके दो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन हम 2s का लें और एक इलेक्ट्रॉन हम 2p का लें, ठीक है। इन दोनों की भी बात कर सकते हैं, मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, सेम ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल के दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसने क्या बोला, पॉली ने क्या बोला कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो सेम ऑर्बिटल के हों चाहे वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के हों, चारों क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं आ सकते। उसने आगे कुछ बोला, उसने आगे ये बोला कि 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, क्या बोला, 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं पर चौथा हमेशा अलग ही होगा, यानी कि 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम
बट द फोर्थ क्वांटम नंबर विल ऑलवेज बी डिफरेंट। हम करके देखते हैं। अब देखो ये 2s है, 2s है, तो n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी और n की वैल्यू दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी। अब s जो l की वैल्यू होती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 0 1 2 3 SPDF, l की वैल्यू 0 तो s ऑप्शन, 2s है तो l की वैल्यू 0 होगी। अब ये भी 2s में है तो l की वैल्यू 0 होगी, यानी कि पहली वैल्यू भी सेम आ गई, दूसरी वैल्यू भी सेम आ गई। अब ml की वैल्यू क्या होगी? m की जो वैल्यू होती है वो -l 2 + l होती है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 होगी और इसके लिए भी m की वैल्यू भी 0 होगी। अब आपको दिख रहा है कि पहले 3 क्वांटम नंबर सेम आ गए, पर अब जो इसका स्पिन है उसकी वैल्यू ऊपर की तरफ है, क्लॉकवाइज बोलेंगे, +1/2 है, तो दूसरे की स्पिन की वैल्यू -1/2 होगी। यानी कि पहले 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट चौथा क्वांटम नंबर हमेशा डिफरेंट होगा। तो ये था आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? आया बच्चों? तो दूसरा रूल भी हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड रूल। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारे पास है, और जो थर्ड क्वांटम नंबर थर्ड रूल जो हमारे पास है, उसको बोलते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोला? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलता है हुन्स रूल? अब देखो, पहली बात नोट है। नोट क्या है? हुन्स रूल इज एप्लीकेबल। हुन्स रूल जो होता है इज एप्लीकेबल फॉर इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। ठीक है, हुन्स रूल जो है, जैसे s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होते हैं, p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए एप्लीकेबल है, d के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं इन सबकी एनर्जी बराबर होती है, और f के जो 7 ऑर्बिटल्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके लिए मतलब एक सबशेल के अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सबकी एनर्जी बराबर होती है। तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होंगे, दैट इज गिवन बाय हुन्स रूल। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हुन्स रूल है क्या। ठीक है, तो हुन्स रूल क्या बोला मैंने? हुन्स रूल इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स के लिए एप्लीकेबल है। अब इसके 2 रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड सिंगली फर्स्ट। सिंगली फर्स्ट इन इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। क्या बोला हमने कि अगर हमारे पास इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होंगे। जैसे हमने बोला p है, ये p के, तो आप इसमें ऐसे फिल करेंगे ना। अगर आप ऐसे फिल करेंगे तो ये गलत है, ये सही। ठीक है, पहला रूल समझ में आया? किसके लिए एप्लीकेबल है? इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। p के 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, d के 5 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, f के 7 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, दैट इज गिवन बाय हुन्स रूल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, पहला रूल क्या है? जब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन की फिल करोगे तो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होंगे। और दूसरा रूल है, ये समझ में आया? दूसरा रूल है देयर स्पिन मस्ट बी पैरेलल। when they are filled singly। ठीक है, अब हमने बोला कि जब आप सिंगल सिंगल कर रहे हैं तो उनके स्पिन 1 2 3 ये सही है, पर अगर आप स्पिन को उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। अब सवाल आता है कि हुन्स ने ऐसा क्यों कहा, ये समझ में आया? तो पहला रूल क्या है हुन्स का? जब आप इलेक्ट्रॉन को इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल में फिल करोगे, ठीक है, तो उनको सिंगल सिंगल करके फिल करना है। ठीक है, हाँ या ना?
ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है, तो हम नहीं बोल सकते कि एक सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल के अंदर आएंगे। ठीक है। दूसरी बात उसने बोला कि जब आप इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल फिल कर रहे हैं तो उनके स्पिन पैरेलल होने चाहिए। ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? देखो बेटा, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इलेक्ट्रॉन का स्पिन है क्लॉकवाइज, ये इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, और ये भी इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज। अगर दोनों के पैरेलल स्पिन होंगे तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, स्पिन को अंडर मतलब। अब कॉमन सेंस की बात है कि सपोज इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और केस नंबर सेकंड की एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, ये भी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है। ठीक है। और केस नंबर सेकंड ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। ये ऐसे घूम रहा है और ये भी ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है और ये दूसरा वाला उल्टा घूम रहा है। तो अब क्या होगा? जब ये इधर आएगा तो ये एक ही राउंड में कम से कम 2 बार तो मिलेगा, अगर दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, है ना। ये आपस में ज्यादा मिलेंगे एक दूसरे के साथ क्योंकि उल्टा घूम रहे हैं। भाई एक सर्कल में है, एक सर्कल है, सर्कल में 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक ए है एक बी है, बी इधर दौड़ रहा है और ए इधर दौड़ रहा है, तो ये इनके मीट होने के चांसेस ज्यादा है। और केस नंबर सेकंड, अगर ए इधर बी इधर दौड़ रहा है और ए भी इधर दौड़ रहा है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो अगर दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं तो दोनों के मीट होने के चांसेस वो ना के बराबर हो जाएंगे। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन अगर दोनों का पैरेलल स्पिन है, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो स्पेस में कम मिलेंगे एक दूसरे से। कम मिलेंगे तो क्या हुआ? मैंने बोला देखो बेटा, दोनों के पास नेगेटिव चार्ज है और दोनों के पास अगर नेगेटिव चार्ज है तो दोनों अगर मिलेंगे तो रिपल्शन पैदा करेंगे, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल पैरेलल स्पिन विल हैव मोर एनकाउंटर इन स्पेस, और जब ज्यादा एनकाउंटर का मतलब ज्यादा एक दूसरे के साथ मिलेंगे, और ज्यादा मिलेंगे तो ज्यादा रिपल्शन कॉज करेंगे। इसमें क्या है? ठीक है, इसमें कम रिपल्शन होगा, इसमें ज्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा आ गया। ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये ऑफन मीट करेंगे, और जितना ज्यादा वाले एक दूसरे के पास से गुजरेंगे उतना रिपल्शन कॉज करेंगे, और रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा। समझ में आया? तो मेरे ख्याल से हॉल्स रूल भी खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे बाय यूजिंग ऑल दीज 3 प्रिंसिपल्स। होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।